गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं वीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से 14 अगस्त की करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आज जो घटनाएं हुई हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स में आने वाले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। से नो टू यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। हमें जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा एक्चुअली क्या है, सरकार ने कुछ ऐसे नियम यूज किए हैं जिनके द्वारा हमें बताया गया है कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। चलते हैं हम अपनी न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले लेते हैं कोट ऑफ द डे। कहते हैं लर्निंग इज़ नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। स्टूडेंट्स, यदि आप एक स्टूडेंट्स लाइफ हैं या आप एक प्रिपेयर्स एस्पिरेंट हैं, आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर ए स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट हो। क्योंकि जब हमारी लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हमें ये पता नहीं होता क्या सही है और क्या गलत है। तो जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे, हारेंगे नहीं, तब तक हम लर्निंग नहीं कर सकते। यानी अगर हमें हार मिलती है तो उससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। जितनी भी हार हमें मिलती है उससे हमें यही सफलता प्राप्त होती है कि हम सफलता के करीब जा रहे हैं। यानी हमारे डिफीट्स जो होती हैं, जो हमें हार मिलती है, वो हमारे लिए सफलता की सीढ़ियों का कार्य करती है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने आगे न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है पहली न्यूज़ में हमने लिया है एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स वे प्लास्टिक हैं जिनका पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता या उनका उपयोग एक से अधिक बार नहीं किया जा सकता। जैसे कि डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो वो आपको सिरिंज के से सुई लगाता है, तो जो सिरिंज होता है वो दोबारा यूज़ नहीं लिया जा सकता। तो इस तरह के प्लास्टिक को हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहते हैं, यानी डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स कह सकते हैं आप। तो इस तरह के प्लास्टिक को, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर सकते दोबारा। काफ़ी बैग हैं, सोडा है, पानी की बोतलें हैं। अधिकांशतः जो भी खाद्य पैकेजिंग के प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक हैं उनका हम सिंगल उपयोग ही करते हैं, दोबारा उनका उपयोग नहीं करते हैं। और इनका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सस्ता और सुविधाजनक होती हैं। इसके कारण पैकेजिंग उद्योग से भी अन्य सभी प्रकार की सामग्रियाँ परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक धीरे धीरे विकसित हो जाता है, जिससे सैकड़ों साल लग जाते हैं। यानी अगर आप कोई सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर यदि कोई भी प्रोडक्ट पैक कर दिया जाता है तो धीरे धीरे इसमें भी, इसकी क्वालिटी में भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं। और दूसरा, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये हमारी पृथ्वी में के अंदर या मिट्टी के अंदर बहुत जल्दी जो है डिग्रेड नहीं होता, धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय बाद डिग्रेड होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इससे इस तरह मान लीजिए कि यह एक गंभीर समस्या है, खड़ी है हमारे सामने। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 9.46 मिलियन टन कचरे में से 43% यानी 43% सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो फ्रेंड्स, आगे यदि आप एक स्टूडेंट जीवन में जी रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि बाज़ार जाएं तो एक थैला लेकर साथ में जाएं, और मार्केट से जब भी कोई चीज़ लाएं तो उसे प्लास्टिक के बैग में ना लें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हर एक स्टूडेंट्स, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और सबसे पहली पहल तो मैं समझता हूँ कि हम और आप को ही करना होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे समाज से आते हैं और हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ में हम लोग सीख रहे हैं, तो हम क्यों ना अच्छे संस्कार सीखें। तो इस वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जब भी कभी मार्केट में जाएं तो वहाँ से प्लास्टिक को नो कहें, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक हो या कोई भी प्लास्टिक हो आप उसके लिए ना कहें और आप उसको उपयोग में ना लें। देखते हैं अगली न्यूज़ हमारी है, पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी नाम से परीक्षण किया है इसका, और ये सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के हथियार पहुंचाने में सक्षम है। इससे पूर्व पाकिस्तान ने शाहीन 3 बाबर क्रूज मिसाइल और फतह 1 को लॉन्च किया था। कुछ भारत
के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको देखते हैं, जैसे पहली अग्नि पी मिसाइल, सौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, धनुष मिसाइल, ये भारत के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण में बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि बहुत सारी प्रजातियां पौधों की, बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, जिनकी संख्या बहुत कम हो रही धीरे धीरे। इन सभी को संरक्षित करने के उद्देश्य से इनकी एक रिपोर्ट बताने के अनुसार एक किस स्थिति में हैं, कौन सी कितनी मात्रा में है, कौन सी विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, कौन सी डेंजर्ड स्थिति में हैं, कौन सी इनडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। तो इस स्थिति को बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल IUCN की लिस्ट रेड डेटा बुक का इस्तेमाल किया जाता है। और यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची यानी इंग्लिश में बोले तो रेड डेटा बुक दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि इसमें रेड डेटा बुक बहुत ही IUCN की रेड डेटा बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसमें उन पौधों को, पक्षियों को, उनको डेंजर्ड, इनडेंजर्ड, इन कैटेगरीज़ में, वल्नरेबल, इन कैटेगरीज़ में बताया जाता है ताकि हम उनको संरक्षित कर सकें। ये मानदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक हैं। इसे जैव विविधता की स्थिति जानने के लिए सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। यदि हमें किसी जैव विविधता के विषय में जानना है तो हमें IUCN की रेड लिस्ट और IUCN के विषय में जानना चाहिए, और हम इस बुक से हम काफ़ी हद तक जैव विविधता के विषय में पता लगा सकते हैं। यह SDG का एक प्रमुख संकेतक भी है। जैसा कि हमने पिछले अपने वीडियोज़ में देखा है, SDG से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित यदि आपको SDGs के विषय में जानकारी लेना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ को देखें और वहाँ पर आपको इसके विषय में मिल जाएगा। चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972। जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट आगे अपनी अगली न्यूज़ में चर्चा की है IUCN के विषय में, वो भी क्या करता है कि वन्य जीवों को संरक्षित करता है। और ये जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीवों को संरक्षित करता है। और ये संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यानी वन्य जीवों का संरक्षण अब समवर्ती सूची का विषय हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 91A यानी 51A(G) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है कि हम पेड़ पौधों या वन्य जीवों को सुरक्षित रखें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। यानी आपको पता है, जैसा कि DPSP में भी बताया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP में भी बताया गया है कि अनुच्छेद 48A में कि राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का कार्य करेगा। ये भी एक निर्देश है जो कि राज्य के लिए कहा गया है, देश भर में जंगलों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। तो ये इस तरह से आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रेरित होता है आने के लिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आने के बाद काफ़ी मात्रा में इसमें बढ़ोतरी हुई और हमारे देश में वनों का और जीवों का, पौधों का काफ़ी ख्याल रखना शुरू किया गया। और इन वन्य राष्ट्रीय उद्यानों में हमारी वन्य जीव संरक्षण काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी तरह से हो रहा है, जिससे हमारे जीव जंतुओं को काफ़ी सहूलियत मिली हुई है। क्योंकि इस समय बढ़ती हुई आबादी के कारण
जीव जंतुओं को रहे। आप सभी लोग देखते होंगे कि जैसे मंकीज़ हैं, बंदर हैं, आप जहाँ पर उनका घर था आपने वहाँ घर बना लिया है, तो अब वो कहाँ रहें, इसकी समस्या है। इस तरह सरकार के लिए ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उन जंगली जानवरों के लिए घर बनाकर देने जैसी स्थिति है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक और नई न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये न्यूज़ आप सभी लोग देख रहे होंगे कि आजकल चारों तरफ हमारी जो गौ माता, जिसे गौ माता कहते हैं, वो चारों तरफ घूमती हुई नज़र आती हैं। तो इनके संबंधित एक न्यूज़ है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद ने इंडी गाऊ नामक एक चिप लॉन्च की है। यानी जो इंडी गाऊ है ये एक चिप है जो कि यह गिर या काकरेज, साहिवाल, ओगोल आदि देसी मवेशी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। यानी इससे आपके जो जीव हैं यानी गाय हैं उनको सुरक्षित रखा जाएगा। NIAB विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का यह एक भारतीय स्वायत्त अनुसंधान प्रतिष्ठान है। तो इस तरह से ये जो इंडी गाऊ है ये गायों को संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने के लिए इंडी गाऊ नाम की एक चिप लॉन्च की गई, जिसमें इनसे इनकी जो नस्लें हैं जैसे साहिवाल, ओगोल, काकरेज, गिर, इनको सुरक्षित किया जाएगा। चलते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ भी आपके लिए खास करके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये स्वयं सहायता समूह और उसका महत्व है। स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो अनौपचारिक रूप से संघ होता है, यानी एक साथ जुड़ जाते हैं कई लोग। जब कई महिलाएं या एक साथ हो जाएं या कई पुरुष एक साथ ग्रुप बनाते हैं या साथ में होकर कोई कार्य करते हैं या रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने की स्वेच्छा से साथ आते हैं, तो इसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, यानी स्वयं सहायता समूह कहते हैं। जब कई लोग आपस में एक साथ एक दूसरे के किसी स्वैच्छिक कार्य के लिए एक साथ एक संघ या समूह बनाते हैं तो उसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों का ऐसा स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। स्वयं सहायता समूह में सामान्यतः 10 से 20 सदस्य होते हैं। प्रायः कम सदस्यों वाले समूहों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अधिक सदस्यों वाले समूह में सभी सदस्य सक्रिय रूप से समूह की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 जो लोग होते हैं वो अच्छी मात्रा में यानी सूटेबल तरीके से अपनी मीटिंग्स कर सकते हैं या अपने कार्यों का चक्रण कर सकते हैं या अपने मिलने वाले लोन से अपने कार्यों को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे ग्रुप बनाने चाहिए, बड़े ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण भारत में दहेज और शराबबंदी जैसी प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें महिलाएं भी अपना समूह बना सकती हैं। जिन महिलाओं के पति जैसे शराब पीते हैं या कई महिलाओं के घरों में दहेज की मांग कर जाती है, तो वो अपना ग्रुप बना करके अपना आजीविका अपनी तरह से चला सकते हैं और अपने साथ होने वाले अत्याचारों को रोक सकते हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ये महिला एम्पावरमेंट का यानी महिला सशक्तिकरण का काफ़ी अच्छा उदाहरण है कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने लिए कोई भी बिजनेस या कोई भी तरीके का अपना डेवलपमेंट कर सकती हैं या कोई भी प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के संगठन में से समाज और परिवार में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। जैसा मैंने अभी बताया कि महिलाओं का एम्पावरमेंट है यानी महिला सशक्तिकरण है, इससे महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और महिलाओं के आत्मसम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी सहायता समूह की महिलाओं को काफ़ी सराहा है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के समय में यानी विरल परिस्थितियों में भी दूसरे लोगों की भी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रेरित किया और उनको पुरस्कृत भी किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यदि आपको इससे कुछ नॉलेज मिलती है, तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास वो बुक्स
वो नॉलेज या वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं जो सभी के लिए लागू हों। एक्चुअली हम और आप, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप बहुत ही अग्रणी हैं इसमें, क्योंकि आप लोग इसको देख पा रहे हैं। परंतु कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन चीज़ों के पहुंच नहीं है, या वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में या बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो वो इस तरह के वीडियोस से अपना फ़ायदा ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, यदि आप वीडियोस को ध्यान से देखते हैं और रेगुलर वॉच करते हैं, तो हम आपके डेली आने वाले न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर का सार लेकर आते हैं आपके लिए, और आप इनको बेहद तरीके से जानें और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।